साहब हम लोग के बीच में नहीं हैं, उनके नाम पर जो किताब लिखी गई है हमारे परम मित्र श्री संजय पासवान जी, जो पूर्व भारत सरकार के मंत्री भी थे, आज विधान परिषद के सदस्य भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने और विदिता नारायण इनकी बेटी है जो पटना यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, प्रोफेसर ना, हाँ, वो ये दोनों ने किताब का संपादन भी किया और किताब प्रकाशित भी हुआ। उसमें आज व्याख्यान माला में आज उपस्थित है, हम लोग आए हैं तो आज मंच पर उपस्थित है भारत सरकार के मंत्री हमारे बड़े भाई श्री रामदास अठावले जी, अध्यक्षता कर रहे हैं श्री संजय पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। स्वागत करता में है ललन कुमार जी, विधायक ललन कुमार पासवान जी, और हमारे पुराने मित्र और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री संजीव प्रसाद टोनी जी। इस मंच पर हैं श्री संजीव चंदन, संपादक हैं श्री दीप नारायण सरवन जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी, श्रीमती डॉक्टर सुनीता मंजू, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी मंच से बोल रही हैं, श्री अमित पासवान जी, पासवान महासभा के नेता हैं अमित पासवान जी, श्री विपिन कुमार जी जो इन्होंने किताब लिखी है सोशल वॉइस। तो ये सभी हमारे बीच आज मौजूद हैं और पूरे बिहार से सभी जात और धर्म के लोग इस सभागार में उपस्थित हैं। साथ ही जो हमारे मीडिया के साथी हैं, हमारी माताएं और बहनें हैं, आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं तहे दिल से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में देवता स्वरूप, जिनको मैं देवता के श्रेणी में मानता था, हमारे बड़े भाई साहब आज हम लोगों के बीच में नहीं है। ये बहुत ही दुख की घड़ी है, लेकिन अब किताब का विमोचन हो रहा है, इसलिए इस प्रसंग में मैं कहना चाहूँगा कि पासवान जी की जीवनी के बारे में। पासवान जी, हम लोग का घर, एक किताब जो लिखा गया है, इसमें मैं इनका दर्शक देख रहा हूँ कि ये इसमें है कि हम कबीर के लोग, आयोजक हैं इसमें कबीर के लोग, और सौभाग्य से मैं हमारे पिताजी कबीरदास के, कबीर पंथ के बड़े संत थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन कबीरदास के बहुत बड़े संत थे, और उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। हम 3 भाई थे। हम लोग का जन्म आज से 70, 71, 72 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले, जहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं था। इसमें से बहुत से हमारे साथी पार्टी के लोग हमारे घर पर भी गए हुए हैं, देखे हैं कि आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। हम लोग जब बच्चे में, जब 4 वर्ष 5 वर्ष के हम लोग जब हुए, तो ये आज जो इतना आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला है मुझको, ये देन हमारे पिताजी और माताजी का है। बचपन से ही परिवार में जो उन्होंने शिक्षा दी हम लोगों को कि बेटा पढ़ो, आगे बढ़ो, डॉक्टर अंबेडकर जी के रास्ते पर चलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आगे बढ़ो, उन्होंने शिक्षा दिया हम लोगों को। और असल स्कूली पढ़ाई परिवार में ही होता है। माँ बाप यदि आपको अच्छा शिक्षा दे, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये मेरा सौभाग्य है, हमारे परिवार का सौभाग्य है कि सहरबन्नी जैसे गांव, यदि आप उसको इस देश का अंडमान निकोबार कहें तो कोई हर्ज नहीं है।
जहाँ बैलगाड़ी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हम लोग बचपन में, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हम लोग बचपन में जब पढ़ने के लिए तैयार हुए, खल्ली पकड़े, तो दूसरे ज़िला में पढ़ने जाते थे। दरभंगा ज़िला में एक जगमोहरा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल था जगमोहरा, हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था। तो 2 नदी पार करके हम 4 भाई थे, 2 भाई, एक भाई चचेरा थे, एक भाई फुफेरा भाई थे और 2 भाई हम थे। रामचंद्र तो छोटा था, बहुत छोटा था। तो ये हम लोग 4 भाई 2 नदी पार करके पढ़ने जाते थे दरभंगा जिला, और खल्ली लेके जाते थे और बोरा लेके जाते थे। बोरा पर बैठते थे, दीवार में खल्ली पर लिखते थे। ये मैं आपको सच्ची कहानी कह रहा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं है। और हमारे पिताजी छोटे मोटे किसान थे, मैं समझता हूँ कि 5-7 बीघा ज़मीन का हिस्सा हुआ होगा। हमारे पिताजी भी 3 भाई थे। तो वहाँ से हम लोगों की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। और आज पिताजी का देन है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट हाउस माना जाता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। और एक दलित परिवार में, एक छोटा गरीब परिवार में पैदा लेने वाला 3 भाई उस लोकतंत्र के मंदिर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हम लोग सदस्य हैं। और 3 भाई में 2 भाई का लड़का भी बना। ये गिनीज बुक ऑफ दी वर्ल्ड में नाम लिखाने लायक बात है कि एक दलित परिवार से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ। कोई पिछले दरवाजे से हम लोग नहीं गए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हम लोग। तो साथियों, अब पासवान जी की जीवनी के बारे में मैं 5 मिनट में आपको बता दूं कि बचपन से ही वो बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। और मुझको याद है कि जब वो कॉलेज में जाते थे तो उस समय में कोसी कॉलेज खगड़िया में पढ़ते थे, तो उस ज़माने में 62-63 की बात है कि सूट पैंट कोट और टाई लगा के जाते थे कॉलेज में। दूसरे जात के लोगों को ईर्ष्या होती थी कि ये दलित समाज का पैदा लड़का ये सूट बूट टाई लगा के जाता है। लेकिन बचपन से ही गॉड गिफ्टेड भी थे और क्रांतिकारी स्वभाव के थे। और पढ़ाई करने के बाद वो जब पटना यूनिवर्सिटी में आए, यहीं पटना यूनिवर्सिटी में राजेंद्र राव का मकान था, उसमें हॉस्टल था, वेलफेयर हॉस्टल था। उसी में पोस्ट ग्रेजुएट के वो एग्जामिनी थे। इसी बीच में बिहार विधानसभा भंग हो गया और मिड टर्म हो गया बिहार में। तो हुआ कि भाई अलौली से मिश्री सदा उसमें बहुत ताकतवर नेता हुआ करते थे, भारत बिहार सरकार के मंत्री भी थे वो। तो हुआ कि मिश्री सदा को कौन हराएगा, कांग्रेस के थे उसमें, कांग्रेस की तूती बोलती थी। तो स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, उस समय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे श्री रामजीवन सिंह जी। तो इन लोगों का हुआ कि भाई अलौली विधानसभा क्षेत्र में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एक रामविलास पासवान नाम करके लड़का है जो क्रांतिकारी है, उससे संपर्क करो। तो उन लोगों ने पासवान जी से संपर्क किया कि भाई आप चुनाव लड़ो, राजनीतिक विचारधारा के थे ही। तो डीएसपी में वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से कम्पीट किए थे, लेकिन डीएसपी की नौकरी उन्होंने त्याग दी, जिसके चलते हमारे पिताजी से उनको मतभेद हो गया। हमारे पिताजी पुराने विचार के थे, कहते थे डीएसपी की नौकरी बड़ी नौकरी है, एमएलए बन के क्या करोगे। लेकिन पासवान जी पिताजी को समझाए, हम लोग भी समझाए। उस वक्त हम लोग हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। खैर मान भी पिताजी मान गए। 500 रुपया उन्होंने दिया चुनाव लड़ने के लिए। मुझको आज भी याद है कि 500 रुपया, उस समय गाड़ी घोड़ा का प्रचलन नहीं था, एक हरकुलस साइकिल था, उसी से पासवान जी प्रचार करते थे। और ईश्वर का देन हुआ कि वो चुनाव 69 में जीत गए, 960 वोट से जीते। मुझको आज भी याद है कि 960 वोट से वो जीते। चुनाव जीतने के बाद क्रांतिकारी स्वभाव के थे, असेंबली में बराबर अब दलित समाज के बारे में बयान दिया करते थे, जो कि आज विधायक जी ने बताया आपको, 17 नंबर पेज पर है, उन्हें इन्होंने पूरी कहानी कही। तो शुरू से ही अपने समाज के लिए और दलित समाज की लड़ाई लड़ते थे। और ऐसी बात नहीं है
सिर्फ दलित समाज की लड़ाई लड़ते थे। वो समाज के जो किसी भी जात धर्म का लोग हो, समाज में सबसे जो गरीब व्यक्ति था उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते थे पासवान जी, और वहीं से उनकी राजनीतिक जीवन शुरू हुई। 69 में एमएलए हुए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा एक नारा दिया गया था, भूमि हड़पो आंदोलन। भूमि हड़पो आंदोलन जब शुरू हुआ, सोशलिस्ट पार्टी का नारा था, तो हम लोग के इलाका में एक पचेला चौर है, तो सरकारी ज़मीन को वहाँ के पूंजीपति ने, जमींदार कब्जा किए हुए था। उस पर वो लोग जाकर के चढ़ाई किए, मार भी खाए और जेल भी गए। भागलपुर कैंप जेल में वो लोग लगभग 12-13 महीना जेल में रहे। वहाँ से छूटे। लड़ाई लड़ने का नतीजा ये हुआ कि ऊंची जाति के सब लोग मिल के उनको 72 में चुनाव हरा दिया। अलोरी से चुनाव हार गए 71-72 में। उसके बाद से वो पार्टी का, स्टेट पार्टी के पदाधिकारी हो गए, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे और लड़ते। फिर जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन में वो जेल गए। जयप्रकाश जी उनको बहुत मानते थे। मैं आपको पुरानी बात कह रहा हूँ कि उस समय में सत्येंद्र बाबू प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो हाजीपुर लोकसभा सीट पहली बार रिजर्व हुआ था। पहले जनरल सीट था वो। तो सत्येंद्र बाबू जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का, जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड था, उसमें उन लोगों ने फैसला किया कि श्री राम सुंदर दास जी हाजीपुर संसदीय लोकदल, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ये वहाँ के हाजीपुर के हैं, हमारे पत्रकार साथी वहीं के रहने वाले हैं, पुराने मित्र हैं। पासवान जी के बहुत पुराने मित्र हैं। ये रहते थे साउथ एवेन्यू में दिल्ली में। टिकट फाइनल हो गया राम सुंदर दास जी का। वो जाके मीटिंग भी किए, वहाँ वर्कर्स मीटिंग भी किए। जब इस बात की जानकारी स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी को मिली तो वो सर पर हाथ पे करके कहे, क्या हो गया इस लोगों को, सत्येंद्र को क्या हो गया। वो दो कहने एक पन्ना कागज मंगाए हो, इतना पूर्जी में लिख दिए कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से मेरा उम्मीदवार रामविलास पासवान होगा, और नीचे वो दस्तखत करके और पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया। आपको याद होगा। अब जयप्रकाश नारायण जी का स्लीप जाना, उस समय तो कोई भगवान भी नहीं काट सकता था उनके आदेश को। तब जाकर के पासवान जी वहाँ हाजीपुर से चुनाव लड़े और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। और जब 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें सबसे तेज तरार, दलित नहीं, सभी जाति धर्म के लोगों में सबसे तेज तरार यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माना जाता था, उस व्यक्ति का नाम था रामविलास पासवान। और पुरानी बात को मैं याद दिलाता हूँ, एक समय ऐसा भी आया था पार्लियामेंट हाउस में, कांग्रेस की सरकार थी, पासवान जी ने कह दिया था कि पार्लियामेंट किसी के बाप पर नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा क्या जी? तो वो एक बार 69 में विधायक बने और 77 से लेकर के 9 बार, सभी लोग जानते हैं, 9 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, 2 बार राज्यसभा के सदस्य हुए और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में वो काम किए। सबसे पहले बीपी सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी 89 में, तो भारत सरकार के लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर बने थे। और उस दिन को आप याद करिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, सभी लोग जानता था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता है, लेकिन उनके नाम का प्रचार प्रसार पूरे देश में नहीं हुआ। हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, पासवान जी ने बीपी सिंह जी से कहा कि जब सेंट्रल हॉल में सभी जात और धर्म के लोगों का मूर्ति लगा हुआ है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी लगना चाहिए, और उन्होंने लगवाया। दूसरा काम उन्होंने किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करवाया।
तीसरा काम उन्होंने किया कि 14 अप्रैल उन्होंने सार्वजनिक छुट्टी घोषित करवाया पूरे देश में। उस दिन से बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा पूरे देश के लोग, चाहे किसी जात धर्म के लोग हो, वोट की दृष्टि से लोग करना। पहले तो सिर्फ दलित समाज के लोग पूजा करते थे, लेकिन अब सभी समाज और सभी जात और सभी पार्टी के लोग करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। ये पासवान जी का देन था। जब वो रेल मंत्री बने, मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि किताब में क्या लिखा है संजय बाबू ने, मैं ये बता देता हूँ। जब वो रेल मंत्री बने तो अनहोनी को होनी कर दी। ये जो आपको राजधानी एक्सप्रेस चल रही है, ये पासवान जी का देन है, राजधानी टू राजधानी। और जब ट्रेन की शुरुआत उन्होंने की तो ट्रेन खाली जाता था तो लोग कहता था कि रामविलास पासवान पागल हो गया, काहे चला दिया, फिर इतना भाड़ा है, ये है वो। लेकिन आज ट्रेन में देखिए, आज वही ट्रेन है जो सबके लिए लोकप्रिय है। दूसरा काम उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए किया, पूरे देश में 6 जोनल ऑफिस खोला। उसमें एक हाजीपुर का भी नाम आया। तो लोग आश्चर्यचकित हो गया। रेल मंत्रालय में कहता था कि पासवान जी रेल मंत्री क्या कर दिए, क्या कर दिए। छोटा सा जिला है, उसको जीएम ऑफिस खोल दी। उनकी वो जो स्किट उनका संकल्प जो था, देखिए होता क्या, नीति और नियत। नीति सब पार्टी का, सब व्यक्ति का सही है, यदि नियत आपका साफ है तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। और उन्होंने असंभव काम को संभव करके हाजीपुर में दिखलाया। और जीएम ऑफिस देखिए आज विराजमान है। और उस जीएम ऑफिस के चलते पूरे देश में, यहाँ तमाम साथी लोग बैठे हुए हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, रामविलास पासवान जी के द्वारा बहाल किया हुआ कोई न कोई आदमी आपको मिलेगा, बिना पैसा कौड़ी का। यो जान लीजिए, यो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो पासवान जी कहते थे कि नीचे ऊपर आसमान और नीचे पासवान। यहाँ अधिकांश हमारे पासवान समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। पासवान जाति को पहले कोई नहीं जानता था, कोई आदमी बुरा नहीं मानिएगा। पासवान समाज, हम लोग पासवान जाति से हैं, शुद्ध रूप में कहा जाता दुसाध। पासवान जाति को पूरे देश में नहीं लोग जानता था कि पासवान जाति क्या है। क्योंकि पासवान जाति को तो इसलिए लोग नहीं जानता था कि पासवान जाति का कोई पेशा नहीं है, जातीय पेशा नहीं है। सभी जात धर्म का जातीय पेशा है, पासवान का जातीय पेशा नहीं है। जब रामविलास पासवान जी देश के मानचित्र पर आए 77 में, लोकसभा में गए, तो देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान बनी पासवान समाज का। तब लोग जानने लगा कि कहीं भी आप जाते तो कहते मेरा नाम फलना पासवान, हो तो रामविलास पासवान परिवार के आप हैं। आज भी लोग कहता है। तो पासवान समाज का नाम इतना उन्होंने आगे बढ़ाया, आज हम लोग के बीच में नहीं है। जब दलित पर अत्याचार होने लगा, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो 1983 में दलित सेना का गठन किया उन्होंने। यही गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई थी, और उन्होंने रखा था मसाल, और वो कहते थे कि जो समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसके ऊपर यदि कोई अत्याचार करेगा तो हम संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी हमारी लड़ाई रहेगी। और लड़ाई लड़ते भी थे। हमारे भाई साहब बगल में बैठे हुए हैं, बम्बई में, साउथ में बहुत दलितों पर अत्याचार हुआ था, और सब जगह पासवान जी स्वयं जाते थे। और उनका 2-3 नारा हमको आज भी याद है। वो कहते थे, देखो गरीब और अमीर में लड़ाई हो तो तुम गरीब को मदद करना, अमीर को मदद नहीं करना, क्योंकि वो निस्सहाय है, गरीब है, बेसहारा है। औरत और मर्द में झगड़ा हो तो औरत को साथ देना, और हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हो तो तुम मुसलमान को साथ देना। ये पासवान जी का सोच था। वो अपने भाषण में कहते थे। दूसरी बात वो कहते थे कि बगीचा का वही अच्छा माली है जिसके बगीचा में हर तरह का फूल खिले, छोटा फूल हो, बड़ा फूल हो, हर तरह का फूल खिले, वो बगीचा का माली सबसे अच्छा माली माना जाता है।
उनकी कहानी मुझको याद है। वो कहते थे कि रोड पर कुछ लोग क्रिटिसाइज जी मेरा कर रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता, फैसला नहीं लेता है कि मैं इधर मैं बाएं जाऊँ या दाहिने जाऊँ, और गाड़ी आती है उसको जीप देता है, वो मर जाता है। इसलिए वो डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा कि आप किधर जाना चाहते हो। सामाजिक न्याय के मुख्यधारा में जोड़ना चाहते हो या अलग। पासवान जी कोई दलित समाज के नेता नहीं थे, वो सभी के नेता थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो मंडल कमीशन रद्दी के टोकरी में फेंका हुआ था। तो मंडल कमीशन तो पासवान नहीं है, कोई दलित नहीं है, लेकिन उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके कहा कि सर मंडल कमीशन को लागू करिए। अब उसमें आप लोग को याद होगा कि अडवाणी जी का रथ यात्रा चला था पूरा देश में। एज ए वेलफेयर मिनिस्टर इन्होंने पास किया, कैबिनेट में पास करवाया कि मंडल कमीशन को लागू किया जाए, और मंडल कमीशन पूरे देश में लागू हुआ और आज लाखों परिवार को उससे फायदा हुआ। उस समय मुझको याद है कि गंदी गंदी गालियां दी जाती थी पासवान जी को। हालांकि उस मंडल कमीशन लागू होने से फायदा हुआ लालू यादव जी को, फायदा हुआ दूसरे लोगों को, पासवान जी को फायदा नहीं हुआ। लेकिन पासवान जी ही मंडल कमीशन लागू करने वाले व्यक्ति थे। ये पूरा देश जानता, पूरा दुनिया जानती है। जब 28 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारी पार्टी का गठन हुआ, रामलीला मैदान में जब रैली हुआ, तो पार्टी का जो संविधान बना था तो उसमें अपने संविधान में उन्होंने लिखा अपने हाथ से कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। और हमारे पार्टी के संविधान में लिखा हुआ था कि 15% आरक्षण ऊंची जाति के लोगों को मिलना चाहिए। आज पासवान जी हम लोगों के बीच में नहीं है, कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऊंची जाति के जो हमारे गरीब भाई हैं उनको भी 10% आरक्षण की सुविधा दी गई। तो पासवान जी जात के दलित थे, लेकिन वो लड़ाई लड़ते थे सब दिन, सभी जात और धर्म के लोगों की लड़ाई लड़ते थे। वो बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। आज हम लोग के बीच में वो नहीं है। ये हम लोग के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उनके द्वारा जो काम किया हुआ था, जैसे सेकेंड टर्म में वो संचार मंत्री बने, तो मुझको याद है, हाँ वो कर, तो मुझको याद है जब संचार मंत्री बने थे, ये किस्म हॉल में कोई छुट्टी का दिन था, उस दिन प्रोग्राम हुआ। हमको बोले कि पारस तुम भी व्यवस्था करा सकते हो, प्रोग्राम करा सकते हो टोनी भाई। तो मैंने रात भर, ये बीनू जी बैठे हैं, बीनू जी हम लोग रात भर खटे और खट करके पूरा किस्म हॉल को भरवाए। उसमें पासवान जी का क्रेज बहुत ऊपर था और संचार मंत्री थे। जहाँ कहीं भी गए, जहाँ कहीं भी गाड़ी दी, सब लोग आने के लिए तैयार हुआ और रातों रात किशोर हॉल में हम लोग भरवाए। और जब मोबाइल का उद्घाटन हुआ तब मुझको आज याद है, उसका उद्घाटन भाषण में हम लोग को एक मोबाइल दिए थे पासवान जी, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा मोबाइल था। तो अपने भाषण में बोले थे कि मैं देश में संचार क्रांति लाऊंगा। साथियों, मैं देश में संचार क्रांति लाऊंगा और एक समय ऐसा भी समय आएगा कि मैं बैगन के भाव से मोबाइल भिजवाऊंगा। और आज मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने हमारे श्रोतागण हैं सबके पॉकेट में मोबाइल होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो जिनके पॉकेट में मोबाइल नहीं होगा। एक एक परिवार में 4 मोबाइल 5 मोबाइल है। अब वो आवश्यकता में आ गया। ये पासवान जी के दिया हुआ क्रांति 100 प्रधानमंत्रियों के बीच में काम किए। वो मैं भूल गया था, रेलवे में जब थे वो, तो कुली हमारे समाज के अधिकांश दलित परिवार के लोग कुली समाज में रहते हैं, नौकरी में दे दिया। हाँ, दोनों को 4th ग्रेड का नौकरी उन्होंने दिया, ड्रेस दिया, छुट्टी दिया। जब संचार मंत्री थे तो जितना संचार विभाग में कर्मचारी था सबको उन्होंने टेलीफोन फ्री कर दिया।
सबको फ्री कर दिया। और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे, हजारों लोगों को टेलीफोन उपभोक्ता कमेटी का मेंबर बनाया। क्या विनोद जी, आप लोग तो हैं ना, सब लोग, सभी लोगों को उन्होंने बनाया, ये भी हैं, आपको भी बनाया गया था। तो सभी लोगों को बनाया गया। कहने का था कि पासवान जी शुरू से चाहते थे, सदैव चाहते थे कि दलित समाज का उत्थान हो। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। इसी के क्रम में अभी भाई साहब ने कहा कि अमेरिका में 2008 में उन्होंने दलित मुस्लिम सम्मेलन किया था। उसमें भाई साहब भी गए थे, मैं भी गया था, और काफ़ी लोग, पूरे देश के लोग गए थे। तो वो उनकी जो काम करने का उनका जो सोच था, पार्लियामेंट में जो बोलते थे, तो लगता था कि कोई देश का राजनेता बोलता है। और वो बहुत हिम्मत से बोलते थे, किसी से डरते नहीं थे। और जब दलित सभा का उन्होंने गठन किया और पूरे देश में जब घूमने की बारी आई, इनके यहाँ भी, भाई साहब के यहाँ भी उस समय थे वो शिवसेना के कौन थे, बाला साहब ठाकरे। उन्होंने चैलेंज किया कि मेरे स्टेट में कोई नहीं आएगा। पासवान जी ने कहा कि मैं आता हूँ। और उन्होंने डेट निश्चित किया कि मैं अमुक तारीख को मैं जाऊँगा बम्बई। और हमने पूरा सपोर्ट, और भाई साहब का सपोर्ट से वहाँ गए और लाखों की भीड़ हुई। ये पासवान जी का नीति और नियत था। वो नियत उनकी साफ थी। वो चाहते थे कि हमारे समाज के लोग मुख्य धारा में जुटे। उन्होंने सब दिन आरक्षण की वकालत की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में, आज देखिए प्राइवेट सेक्टर में जितना टीवी मीडिया है, अखबार है, उसमें अब दलित बैकवर्ड समाज के लोगों को नहीं दिखिएगा। कहीं बिरले हजार में एगो को मिलेगा। वो कहते थे प्राइवेट सेक्टर में, यही नहीं, जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, आप देखिए आज जितना भारत सरकार का जितना भी है, सबको धीरे धीरे प्राइवेट किया जा रहा है, लेकिन उसमें रिजर्वेशन नहीं है। वो कहते थे कि न्यायपालिका में रिजर्वेशन दो। न्यायपालिका देश का ये है, न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च माना जाता है, उसमें रिजर्वेशन नहीं है, चिराग तले अंधेरा है। उसकी भी लड़ाई पासवान जी लड़ते थे। और मैं समझता हूँ, अंतिम में एक बात कहता हूँ कि पासवान जी पर जो किताब इन्होंने लिखी, एक प्रदीप श्रीवास्तव हुआ करते थे, दलित सेना में थे। वो पेशा से वो पत्रकार थे। मैं समझता हूँ कि वो किसी अखबार में पत्रकारिता करते थे, जनसत्ता में पत्रकारिता करते थे। पासवान जी ने उनको आदेश दिया कि आप न्याय चक्र भी वही देखते थे। जीवनी हम लोगों ने उनको कहा कि बड़े साहब पर जीवनी लिखी। उस जीवनी में जितना किताब में जितनी बात लिखी हुई है, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन मेरा 30% मेरा ही लिखा हुआ दिया हुआ, क्योंकि पासवान जी के पूरे जीवनी के बारे में हमसे अधिक कोई नहीं जान सकेगा। और जितनी सेवा मैंने किया पासवान जी का, और देश कितने बड़े मानचित्र पर पासवान जी देश के सर्वोच्च नेता हुए, उसमें कहीं न कहीं 10 पैसा भी मेरा योगदान जरूर है। ये आप लोग जान लीजिए। पासवान जी दिल्ली से कैसे आएंगे, कहाँ प्रोग्राम होगा, क्या खाना खाएंगे, किस समय सोएंगे, कौन कपड़ा पहनेंगे, भीड़ कैसे रैली में जुटेगी, चुनाव में कैसे उम्मीदवार को सेट किया जाएगा, ये सब काम मेरे जिम्मा होता था। और हम पर इतना विश्वास करते थे कि दिन में कम से कम 25 बार हमको कहते थे, पारस पारस कहाँ है पारस। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, अपने परिवार के बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब पासवान जी 69 में पहली बार, सोनी बाबू सुनिए हमारी बात को, सुनिए आप भी सुनिए। पहली बार 69 में जब पहली बार वो अलौली से विधायक बने, और 77 में जब हाजीपुर से सांसद बन गए, तो भाई साहब मैं उसमें टीचर था, सरकारी नौकरी में था जी, मिडिल स्कूल में मैं टीचर था। 14 महीना में नौकरी किया। पासवान जी ने मुझको बोला कि पार इधर आओ, अलौली खाली हो गया तो तुम चुनाव लड़ो अलौली से। फिर उसमें मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, सेकेंड में मैं ही था, तो हम पॉलिटिशियन थे नहीं, नेचर मेरा वो नहीं है, आज भी मेरा नेचर वो नहीं है। लेकिन पासवान जी का जो आदेश हुआ,
तो मैं नौकरी से इस्तीफा दिया, मैं चुनाव लड़ा और संयोग से भगवान का शुक्र कहिए, पासवान की कृपा है कि मैं 77 में पहली बार विधायक बन गया। आज से 46 वर्ष पहले मैं विधायक बना। मैं भी 7 बार विधायक रहा अलौली से, 1 बार विधान परिषद का सदस्य रहा, बिहार सरकार में 4 बार मैं मंत्री रहा। और जब दिल्ली जाने की बात हुई, जब पासवान जी 2019 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो हम लोगों ने आदरणीय अमित शाह जी से आग्रह करके कहे कि भाई इनका उम्र अधिक हो गया है, तो आप राज्यसभा में पासवान जी को भेज दीजिए। वो जब राज्यसभा में सदस्य मनोनीत हो गए, निर्वाचित हो गए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने मुझको बोला है कि पारस, हाजीपुर से तुम चुनाव लड़ो। हमारे हाजीपुर बहुत कार्यकर्तागण यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, पारस जी हैं, उधर शर्मा जी हैं, बहुत लोग हैं, इधर राम पुकार जी हैं, काफ़ी लोग हैं, शिवनाथ पासवान जी हैं, मनीष पासवान जी हैं, उधर सब लोग हैं। तो उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया हम तो बिहार सरकार के मंत्री हैं, हम दिल्ली जाके क्या करेंगे, हम कभी दिल्ली गए नहीं हैं, राजनीति के हमारा बिहार ही रहा है, हम बिहार के सब दिन राजनीति किए हैं। तो आप अपने परिवार में से किसी दूसरे व्यक्ति को हाजीपुर से चुनाव लड़ा दीजिए। मैंने नाम लिया कि आप चिराग पासवान को लड़ा दीजिए, भाभी जी को लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जमुई से सांसद है, भाभी जी चुनाव नहीं लड़ेगी, और जितना विश्वास मुझको तुम पर है, तुम हाजीपुर को 77 से आज तक देखे हो, सब काम तुम ही करते हो, और जितना विश्वास मुझको तुम पर है, उतना विश्वास मुझको परिवार के किसी सदस्य पर नहीं। मैं गिरी के नीचे बैठा हुआ हूँ, मैं सही बात बोलता हूँ, मुझको झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता कभी। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि चिराग पासवान को लड़ा दीजिए, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जमुई के सांसद है और मेरा बेटा जरूर है, लेकिन जितना अधिकार मुझको तुम पर है, जितना विश्वास मुझको तुम पर है, दूसरे किसी पर नहीं है। अब मैं तैयार नहीं था, मैंने कहा कि भैया हम तो देश की राजनीति कभी नहीं किए हैं, आप मेरा प्रमोशन नहीं करके डिमोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा आदेश है, मेरे पीठ पर हाथ दे कहा कि नहीं तुम लड़ो। भाई साहब मैं चुनाव लड़ा, और जिस दिन नामांकन हुआ था उस दिन मैं प्रेस में इसी तरह से भीड़, इतनी भीड़ यहाँ कम है, वहाँ करके 10,000 की भीड़ थी। उस भीड़ में मैंने कहा भाषण में, सुशील कुमार मोदी जी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, कि मैं तो नामांकन किया हूँ बड़े साहब के आदेश से, अब पार्टी के निर्देश पर, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा। मैंने प्रेस को बोला, और कल होकर अखबार छाप दिया कि पारस जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात बोलते हैं। आप थे ना जी, कि पारस जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए इस तरह की बात बोलते हैं। ये बात नहीं थी, मैं नहीं जाना चाहता था दिल्ली, मैं बिहार की राजनीति में था, बिहार सरकार का मैं मंत्री था। खैर बड़े भैया का आशीर्वाद था मुझ पर। मैं तो बार बार कहता हूँ प्रेस मीडिया को कि जब जब भी मौका मिला है, अलौली से विधानसभा में मौका मिला तो हमको अपना प्रतिनिधि चुने, हाजीपुर का मौका मिला तो हाजीपुर में मेरा चुने। मैं बार बार कहता हूँ कि पासवान जी का उत्तराधिकारी हूँ मैं, और मैं जितना सेवा किया हूँ और मैं जितना श्रद्धा से, आज भी हमारे घर पर जाइए, पटना में, दिल्ली में जाइए, तो मैं सुबह में स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद ही मैं नाश्ता करता हूँ। मैं उनको देवता तुल्य मानता था, और पासवान समाज के वो देवता थे। और साउथ के लोग, पूरे देश के लोग उनके कर्तव्य से, उनके कार्य से, उनके स्वभाव से सेकेंड अम्बेडकर की उपाधि उन्होंने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद सेकेंड अम्बेडकर किसी को माना जाता है पूरे देश में, उस व्यक्ति का नाम था रामविलास पासवान। और तीसरे अम्बेडकर के बीच में आप हमारे देखिए रामदास अठावले जी, बड़े बड़े भाई हैं, इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आज तक बम्बई में, नागपुर में इनकी ज्योति जला के इन्होंने रखा है। इसलिए साथियों, समय बहुत अधिक हो गया है, और मैं आप लोगों को आज बड़े भैया की किताब का
संजय बाबू ने विमोचन किया। मैं इनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खास करके बेटी को अधिक बधाई देता हूँ। और मैं भविष्य में उम्मीद रखता हूँ इसी तरह से भविष्य में आप समाज के लिए, जात के लिए अपना काम करते रहिए। आप तो नेता हैं, प्रोफेसर हैं, भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं। इस ज्योति को, पासवान समाज के ज्योति को डूबने नहीं दीजिए। पासवान जी क्या कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। इसको आप सब लोग, हम लोग सब भाई मिलके पूरा कर देखिए। कभी एक कहावत है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान है। यदि खेत में आप मकई का बीज बोओगे तो गेहूं का अनाज होगा, गेहूं पैदा होगा? नहीं होगा। इसलिए कर्म प्रधान है। हम लोग कर्म करते चलें, बाद बाकी उसका फल देने वाला भगवान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आप लोगों का काफ़ी समय लिया और इसलिए मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि चौकी पर बैठा हुआ आदमी चौकीदार है, जमीन पर बैठा हुआ आदमी जमींदार है। हम लोग जनता के सेवक हैं। जनता ने हमको अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा है। हम लोग तमाम लोगों को सेवा करने के भाव से भेजा है और हमारी नियत भी रहती है कि अधिक से अधिक लोगों को हम सेवा करें और जितना संभव होता है मैं प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक लोग जो हमारे दरवाजे पर आते हैं, मैं उनको एक गिलास पानी, एक कप चाय जरूर पिलाता हूं। जो भी काम होता है, टेलीफोन करना हो, चिट्ठी लिखना हो, मैं करता हूं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं, विदा मांगता हूं। जो भी गलती हुई होगी अब क्षमा करिएगा। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, स्वर्गीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान। धन्यवाद। जय भीम।